गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। आई एम ऑडिबल। और आपको जैसे पता है आप लोगों को कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसके हर एक दिन यानी कि 10-10 कम से कम क्वेश्चन एवरीडे हम लोग उसको शेयर करेंगे। और वो जो शेयरिंग होगा वो कनेक्टेड फैक्ट्स के साथ होगा। मतलब आपको बहुत क्लियर मैं बता दूं कि अगर कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके बाकी के जो कंटेक्स्ट हैं उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसको भी हम लोग साथ के साथ डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये हमारा है पॉइंट नंबर 21। इन्वेस्टिगेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज कंडक्टेड बाय। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इन्वेस्टिगेशन जो है सीआरपीसी में कौन कंडक्ट करता है। यहाँ पर कहता है कंडक्टेड बाय होम। यहाँ पर कंडक्शन की बात हो रही है। तो आई थिंक कि सबके पास आंसर होगा, नो डाउट। तो यहाँ पर आता है द पुलिस ओनली, बोथ द पुलिस एंड द कोर्ट, एंड द कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट ओनली, द पुलिस अंडर द डिस्क्रेशन ऑफ द सेशंस कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो अगर मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ तो इन्वेस्टिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सीआरपीसी के अंदर दिया है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये सेक्शन 2H के अंदर डिफाइंड है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस को ही पावर मिला हुआ है इन्वेस्टिगेशन करने का। और कोई दूसरा पर्सन तभी कर सकता है जबकि वो पर्सन ऑथोराइज होता है मजिस्ट्रेट की तरफ से तब। तो यहाँ पर देखिए जो इससे रिलेटेड जो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। और ये मिल रहा है आपको सेक्शन 2H में। और इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन बहुत क्लियर मिलता है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन निकलता है कि भाई ये पुलिस क्या है, पुलिस किसको कहते हैं। तो अब पुलिस के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि पुलिस से रिलेटेड जो एक्ट हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चलता है उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि जो पुलिस है अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़े तो ये 7th शेड्यूल के अंदर जो 3 लिस्ट दी गई है जो कि आर्टिकल 246 से कनेक्टेड है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो उसमें 7th शेड्यूल में ये स्टेट लिस्ट के अंदर कवर होता है। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्टेट कंसर्न। ये स्टेट कंसर्न में है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आइटम नंबर 2 पर है जो कि पुलिस को डील करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मामला आता है डिस्क्रेशन ऑफ द सेशंस कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो देखिए सेशंस कोर्ट यहाँ पर अगर आप जाएंगे सीआरपीसी में देखने के लिए तो आपको सेशंस कोर्ट के बारे में सेक्शन 9 के अंदर पूरा डिटेल से बताया गया है। सेशन कोर्ट क्या है, कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, कौन उसके जज होते हैं, उनका नाम क्या है, सब कुछ वहाँ बताया गया है। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का डेफिनेशन कहाँ मिलता है, सेक्शन 2E में मिलता है। ओके। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को साथ के साथ यहाँ पर रिवाइज करा दूँ कि ये जो भी वीडियो यहाँ पर है ये एक सिस्टमैटिक वे में आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। और ऐप पर इसका लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा इसका जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यूटी में पूरा का पूरा आप ले सकते हैं, देखना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाएं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। कॉग्निजिबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। सो कॉग्निजिबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है, तो यहाँ पर आपको सबको पता होगा कि कहाँ पर है, सेक्शन 2C में डिफाइंड है। लेकिन अब इससे जो कनेक्टेड मैटर है वो मैं आपको साथ के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर कॉग्निजिबल ऑफेंस का डेफिनेशन दिया है। तो अगर कभी भी किसी से पूछा जाता है ना नॉर्मली, तो उसने सीधा बोल देना है वो ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस के पास पावर होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये सीधा बोल के आंसर दे देते हैं। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू ये आंसर इनकम्प्लीट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, बट ये आंसर इनकम्प्लीट होता है। क्यों इनकम्प्लीट होता है? क्योंकि अगर आपने कहा कि कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अब सवाल यहाँ पर सीधा निकलता है कि पुलिस को कैसे पता चलता है कि कोई भी अपराध जिसमें कि पुलिस को विदा विथ वारंट अरेस्ट करना है या विदाउट वारंट अरेस्ट करना है। सो आपका जो कंप्लीट आंसर होगा या जो आप कंप्लीट आंसर दोगे उसमें आपने फर्स्ट शेड्यूल या किसी और लॉ का जिक्र करना है। तो आपके पास फर्स्ट शेड्यूल है तो फर्स्ट शेड्यूल के बारे में आपको जिक्र करना ही करना है। इसीलिए आपको क्या बोलना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल फर्स्ट शेड्यूल को जरूर इंक्लूड कीजिए। और ये गलतियां हम लोग अक्सर कहाँ करते हैं, इंटरव्यू में। तो जिनका जिनका भी इंटरव्यू था अभी एपीओ का, बिहार का या किसी भी दूसरे स्टेट का, अब फिर से अभी जैसे मेंस वगैरह के एग्जाम खत्म हो रहे हैं
तो फिर वहाँ पर आगे आपको मिलेगा इंटरव्यू। तो वहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि कॉग्निजिबल ऑफेंस के मामले में आपको दोनों बातें साथ में रखनी है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब वो ऑफेंस होता है जहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर इन अकॉर्डेंस विथ, शब्द क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इन अकॉर्डेंस विथ द फर्स्ट शेड्यूल, इन अकॉर्डेंस विथ द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ। तो फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी का या अंडर अदर एनी अदर लॉ for the time being in force, arrest without warrant. This is the complete answer. Okay. ये बहुत सिली सिली मिस्टेक्स होते हैं और जो लोग बैठते हैं इंटरव्यू बोर्ड में वो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि एक शब्द का अर्थ से अनर्थ हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। नाउ अगर यहाँ मैं एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान शेयर कर देता हूँ, ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई ये काफ़ी डिटेल में, मतलब 1.5 घंटे की कम से कम लेक्चर्स हैं, 2 घंटे की लेक्चर्स हैं सीआरपीसी के ऊपर। ये भी आपको वहाँ मिलेगा ऐप के ऊपर, आप चाहो तो वहाँ जा करके पूरा सीआरपीसी का लेक्चर भी पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेलेबल ऑफेंस कितना सिंपल है। बेलेबल ऑफेंस मीन्स, तो बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कहता है वेयर टू गेट बेल इज राइट। बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, जहां पर बेल राइट होता है हमारा, नंबर वन। नंबर टू यानी बी, वेयर टू गिव बेल इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, या जहां पर कोर्ट की ये ड्यूटी होती है कि बेल देना ही देना है। Number C, which is shown as available in the first schedule of the CRPC or under any other law for the time being in force। तो यहाँ पर सी में क्या कहा गया कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जिसको बेलेबल बताया गया है सीआरपीसी में वो, या किसी और लॉ के अंदर फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। और चौथा और आखिरी नन ऑफ दी अबव। तो सबको पता है आंसर ऑब्वियसली सी होगा। लेकिन अब यहाँ पर छोटा सा देखिए हमारे पास कनेक्टेड फैक्ट क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे तो दो चीजें कनेक्ट करके हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। यही बारीकी होती है, छोटी छोटी बिल्कुल बारीकियां होती हैं जिसको हमको कंसीडर जरूर करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, हम लोगों को सबके लिए जरूरी है। खास करके जो एग्जाम देते हैं जुडिशरी वगैरह का, जो एपीओ वगैरह का एग्जाम देते हैं, उनको तो इन चीज़ों को जरूर कंसीडर करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, अगर हमें यहाँ पर ब्रेक करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, तो यहाँ पर आपके सामने बेलेबल और ऑफेंस है, दो टर्म है। तो बेलेबल और ऑफेंस। नाउ जब हम बेलेबल और ऑफेंस दोनों शब्दों को लेते हैं साथ में, जस्ट अ सेकेंड, जब बेलेबल और ऑफेंस दो शब्दों को अगर हम मान के चलें कि अलग अलग दो शब्द हैं, तो एक तो बेलेबल हो गया, एक ऑफेंस हो गया। तो सिर्फ ऑफेंस को आप पकड़ेंगे तो ये कहाँ डिफाइंड मिलेगा आपको, ये आईपीसी में चले जाओगे आप तो कहाँ मिलेगा, सेक्शन 4040 में मिलता है। और दूसरा अगर यही मैं यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर आपको ऑफेंस कहाँ मिलेगा, सेक्शन 2N में मिलेगा। इस चीज़ का थोड़ा बारीकी से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ साथ के साथ मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर कभी भी पूछा जाए कि आईपीसी और सीआरपीसी दो अलग अलग एक्ट हैं और दोनों में हमारे पास क्या है, एक ही टर्म है, ऑफेंस का डेफिनेशन है, तो किस में वाइडर है, तो याद रखिएगा सीआरपीसी में वाइडर डेफिनेशन है, यानी सीआरपीसी में बहुत बड़े तौर पर बात की गई है, आईपीसी में छोटे और नैरो तौर पर बात की गई है। ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस ये तो मैंने ब्रेक कर दिया। नाउ अगर इसको साथ में लेके चलेंगे तो कहाँ मिलता है, तो देखिए सेक्शन 2A में हमारे पास मिलता है बेलेबल ऑफेंस। अगेन याद रखना है, बेलेबल ऑफेंस के बारे में कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो क्या बोलते हैं सीधा, सर वो ऑफेंस जहाँ पर जमानत मिल जाती है। तो क्या क्या बोलते हैं हम लोग, वो ऑफेंस जहाँ पर जमानत मिल जाती है, मीन्स एन ऑफेंस विच इज बेलेबल इन नेचर। फिर वही क्वेश्चन दोबारा निकल के आएगा कि भाई आपको कहाँ से पता चला कि कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगेन यू हैव टू से द कंप्लीट आंसर। अगर आप इतना बोलते हैं तो इनकम्प्लीट है, पूरे पूरा आंसर क्या होगा, ऐसा ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। आपको फर्स्ट शेड्यूल का जिक्र करना ही करना है, ऑलवेज रिमेंबर। so which is shown as available in the first schedule or which is made available by any other law। देखिए यहाँ पर कह रहा है शोन, दिखाया गया, यानी पहले से बता दिया लॉ ने कि भैया ये अवेलेबल होगा, और या जहां पर बनाया गया है किसी दूसरे लॉ के अंदर फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तब वो क्या होगा, ऑफेंस बेलेबल होगा या बेलेबल ऑफेंस उसको कहेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप चीज़ों को समझने के बाद लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अगर सही लगता है तो। नाउ सी, अब क्या यहाँ पर आ रहा है 25,
what is not true with regard to complaint under section 2D of CRPC। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नॉट ट्रू यानी सही नहीं होगा, यानी आपको यहाँ ध्यान देना है गलत होगा। सो व्हाट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। अब देखिए क्या कहता है, तो इसमें से कौन सी ऐसी बात है ABCD में से जो गलत है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीधा क्या करते हैं, जंप मार देते हैं आंसर बनाने पर। थोड़ा बारीकी से 1-2 सेकंड का समय लीजिए, कम से कम 5 सेकंड का समय लेके बनाओ। इट इज मेड टू मजिस्ट्रेट विथ ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर द कोड। ओके, ये तो सही बात है। इट इज एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, ये भी सही बात है। तीसरी बात, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ये भी सही बात है। तो जब हम कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D की बात करते हैं तो तीनों बातें सही हैं। जरा चौथी बात देख लें, इट इंक्लूड्स अ पुलिस रिपोर्ट, ये बात क्या है, गलत है। तो जब ये बात हम कह रहे हैं गलत है तो हमें क्या करना चाहिए, जरूर इसका डेफिनेशन देखना चाहिए। सी, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D, इसका मतलब क्या होगा, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद ए व्यू। तो यहाँ पर सारी बातें आ गई, एलिगेशन होता है ओरल में होगा या राइटिंग में होगा, किसके पास होगा, मजिस्ट्रेट के पास होगा, और किस व्यू से होगा कि मजिस्ट्रेट है जो कि एक्शन ले अंडर CRPC कि सम पर्सन, चाहे वो पर्सन मतलब जो ऑफेंडर है वो चाहे नोन हो या अननोन हो, उसने कमिट क्या किया है, ऑफेंस, बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। तो क्लियर कर दिया, डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द टर्म ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। देखिए अभी शायद अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन के पहले मैंने आपको डिस्कस करके बताया, फिर वही उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अंडर विच सेक्शन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑफेंस शब्द जो है CRPC के अकॉर्डिंग कहाँ पर डिफाइंड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेक्शन 2N। तो कनेक्टेड फैक्ट्स देख लीजिए इसमें क्या है, फिर वही बात, कंप्लीट आंसर रखना है अपने पास एज पर। और देखिए कंप्लीट आंसर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको एकदम शॉर्ट में ट्रिक के साथ कर लेना है। तो यहाँ ऑफेंस के डेफिनेशन में 2 बातों का जिक्र किया गया है, देखिए मैं आपको शेयर करता हूँ। पहली बात, ऑफेंस होता क्या है, तो कहते हैं एनी एक्ट और ओमिशन। ऑफेंस क्या है, एनी एक्ट और ओमिशन, और वो एक्ट या वो ओमिशन जो कि पनिशेबल बाई एनी लॉ होता है, किसी भी लॉ से। ध्यान देना यहाँ पर क्या बोल रहा है, पनिशेबल बाई एनी लॉ, एनी लॉ, एनी लॉ, एनी लॉ। सो एनी एक्ट और ओमिशन, तो या कोई भी एक्ट हो, कोई भी ओमिशन हो, पनिशेबल बाय किसी भी कानून से हो, फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स होना चाहिए उस समय, एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट में बी मेड। तो यहाँ पर देखिए एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है ऑफेंस के डेफिनेशन में, हमेशा याद रखिए यही सब छोटी छोटी चीजें हम लोगों को भारी पड़ती हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, एक्ट्स और ओमिशन, ये हमने एक्ट ले लिया, ओमिशन ले लिया। तो वो एक्ट वो ओमिशन जो कि पनिशेबल हैं, जो कि पनिशेबल हैं। और उसके अलावा दूसरा क्या है, कैटल ट्रेसपास एक्ट, कैटल, हालांकि ये हम लोगों के लिए लगता नहीं है, कोई पढ़ता भी नहीं है, कोई इसको ध्यान देता भी नहीं है आज के डेट में, लेकिन आपको अगर टेक्निकली रखा जाए, इस चीज़ों को पूछा जाए, तो यही चीज़ें अलग इम्पैक्ट देती हैं इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर। सो कैटल ट्रेसपास एक्ट सेक्शन 20, बस इतना। ओके, बहुत छोटी छोटी, और मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए इंतजार मत कीजिए, जो अभी है वही अभी है, आपने जो अभी देखा है वही अभी है बस। और जहाँ तक हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन 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 रिवीजन। बहुत बार क्या होता है पता है फ्रेंड्स, कि जब हम लोग अपना खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सपोज कीजिए हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, खत्म कर लिया, जैसे मान लीजिए कि बेल एक टॉपिक है CRPC में, वो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद फिर क्या होगा कि दूसरा चैप्टर या दूसरा कोई टॉपिक पढ़ने जाएंगे। देखो दूसरा टॉपिक या दूसरा चैप्टर पढ़ने के पहले हमें क्या करना चाहिए, कि हमें पहले पीछे वाले का रिवीजन। सो पहले रिवीजन फिर न्यू चैप्टर, ऐसे नहीं, या न्यू टॉपिक जो भी है, पहले रिवीजन ही करना है उसके बाद। क्योंकि हाँ ये बात मैं मानता हूँ, एकदम ऑनेस्टी के साथ ये बात मानता हूँ, कि सपोज आज हमने कोई चीज़ पढ़ी है और कल मैं उसका रिवीजन करूँगा, तो अगर पढ़ने में मान लीजिए आपको 4 घंटे लग गए किसी चीज़ को समझने में, मान लीजिए ऑन एन एवरेज, और रिवीजन करने में आपको कितना कम समय लगेगा अगले दिन,
आपको हो सकता है 3 घंटा लग जाए या सेम टाइम लग जाए 4 घंटा लग जाए। तो आपको लगेगा कि यार 4 घंटा फिर से मेरा बर्बाद हो गया, कोई नया टॉपिक मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, या आप खुद इस चीज़ को रियलाइज करेंगे कि वो जो आपने 4 घंटे फर्स्ट डे लगाया था, रिवीजन का टाइम जो आपने फिर से 4 घंटे लगाए, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है कि फिर आपको समझ में नहीं लगेगा कि कितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। और यही बात आप फिर थर्ड डे अगर आप जाओगे, तो ये 3-4 घंटे जो लग रहे थे वो 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, धीरे 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 टाइमिंग कम होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे अभी हम लोगों के पास क्या सिचुएशन है, आप में से या हम लोग में से कोई भी बैठ के ABCD तो नहीं पढ़ता है, कि ABCD EFG, ऐसा तो नहीं हम लोग बैठ के बुक निकाल के रटते हैं, या टेबल रटते हैं, या स्पेलिंग रटते हैं, नहीं रटते हैं, क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुका है, इतनी बार रिपीट हो चुका है, इतनी बार रिपीट हो चुका कि वो अपने आप बैठ गया जीप पर। तो वो चीज़ होती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, रिवीजन रिवीजन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि अधूरी बातें, बहुत बार क्या होता है ना, वीडियो देखते हैं, अधूरा अधूरा देख लेते हैं, 2 मिनट 4 मिनट देख लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन। अरे सर, क्वेश्चन मत करो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा देखने के बाद ही समझ में आता है। इसलिए किसी का भी हो, कहीं भी आप देखो लॉ का वीडियो, ऑलमोस्ट क्या करो, कोशिश करो पूरा देखो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। In which of the following sections of the CRPC the term investigation has been defined? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, और है भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है, पीटी में अगर पूछा जाए तो बहुत ईजी है। कहता है कि कौन सा वो सेक्शन है जिसमें इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन दिया गया है। तो सबको पता है कि इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन सेक्शन 2H में दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको लगेगा सर इसमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिर मैं वही बात कहूँगा आपसे, इसमें बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, कनेक्टेड फैक्ट्स मिलते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाता है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर सेक्शन 2H, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सो अब यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपने इतना मान लो रट लिया, इन्वेस्टिगेशन कहाँ डिफाइंड है, 2H में, बट इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, अगर पूछा गया तो क्या बताना है, इन्वेस्टिगेशन क्या है। इन्वेस्टिगेशन सर एक प्रोसेस है, यानी प्रोसीडिंग है। और वो प्रोसीडिंग किसके हिसाब से चलती है, वो प्रोसीडिंग CRPC के हिसाब से चलती है। और उस प्रोसीडिंग में होता क्या है, उस प्रोसीडिंग में कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता कौन है, तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है पुलिस वाला। फिर से एक टर्म आ गया क्या, कंडक्टेड बाई ए पुलिस ऑफिसर और बाई एनी अदर पर्सन। इतना इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, अभी और भी इंफॉर्मेशन है। सो बाई ए पुलिस ऑफिसर or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। अभी इसमें एक नया क्वेश्चन आ गया सर, आपने बोल दिया कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, यानी कि कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट, तो पुलिस ऑफिसर। नाउ द क्वेश्चन यदि सर हु इज ए पुलिस ऑफिसर, कौन है वो पुलिस ऑफिसर सर, पुलिस ऑफिसर किसको कहेंगे, कांस्टेबल इज ए पुलिस ऑफिसर, यस और नो। कौन है पुलिस ऑफिसर, किसको कहते हैं पुलिस ऑफिसर। तो इन जनरल हम लोग क्या समझते हैं, और उतना ही फिलहाल मैं समझूंगा, और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। डिस्कस मैंने पहले बोला कि डिटेल में, बहुत डिटेल में सब डिस्कस किया हुआ है। आप जाके एक बार देखिए वहाँ पर, यहाँ अदरवाइज टाइम किलिंग होगा थोड़ा। पुलिस ऑफिसर का सिंपल मतलब अगर हम CRPC के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके फाइल कर सकता है, उसको हम बोल सकते हैं पुलिस ऑफिसर। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वो है पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन निकलता है कि पुलिस ऑफिसर कौन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, बाई एनी पर्सन अदर देन ए मैजिस्ट्रेट। एनी पर्सन अदर देन ए मैजिस्ट्रेट, सो मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, बट यहाँ पर कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है, मजिस्ट्रेट ऑथोराइज करेगा। कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास में, कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा। मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, मजिस्ट्रेट के बारे में कहीं कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है, वो भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये सारे के सारे ये क्या है ना, आपने साथ में क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया चीज़ों को, तो फिर चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। फिर आपको अलग से उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसको अलग से देखना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर मजिस्ट्रेट के बारे में बात करना है तो यहाँ पर आप जाओगे CRPC में, शायद ही, मेरे को लगता है बहुत लोग पढ़ते होंगे, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90% लोग नहीं पढ़ते हैं, 10% पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें है एक सेक्शन नंबर 3, जिसको कहा गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। तो आपने क्या करना है, अगर मजिस्ट्रेट के बारे में जानना है तो वहाँ पर जाइएगा, तो सेक्शन 3 में आपको मजिस्ट्रेट का पूरा जो है ना डिटेल मिलेगा आपको। ओके,
चलिए, अच्छा, सेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट के बारे में डिटेल मिलता है, तो सेक्शन 4 में क्या मिलता है? साथ में एक चीज और एडिशनल बोनस वाला इंफॉर्मेशन। सेक्शन 4 में एप्लीकेबिलिटी की बात होती है, यानी सीआरपीसी का एप्लीकेशन कब, कहाँ, किन किन चीज़ों के ऊपर होता है, ये चीज़ भी यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेफिनेशन ऑफ द विक्टिम वाज incorporated in the code of criminal procedure by the amendment act of। कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिर वही बात आ गई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। सो डेफिनेशन ऑफ विक्टिम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कोड, सीआरपीसी, कब, कौन से अमेंडमेंट के तहत रखा गया था? तो अगर आप सबको पता होगा तो नो डाउट पता होगा, तो 2009 वाले अमेंडमेंट में है। अब यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद तो लगता है कि यार आंसर हो गया, अब इसमें भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। अभी देखिए, मैं फिर से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ एक्स्ट्रा, जो कनेक्ट हो जाएगा सारे के सारे। तो आपको टर्म क्या मिला? विक्टिम। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिसिंग है। आपको दूसरा टर्म आपको क्या मिलेगा? विक्टिम का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? चलो, आपको ये भी पता है, सेक्शन 2WA। इसका मतलब है 2WA कब आया? तो सेक्शन 2009 में आया, ये तो पक्का पता चल गया। अच्छा, विक्टिम क्या होता है, विक्टिम कौन होता है, ये डेफिनेशन तो आप जाके सीआरपीसी से देख सकते हो कि विक्टिम एक पर्सन होता है, उसमें लीगल गार्जियन इंक्लूड होते हैं, हाँ, ये आपको एयर्स भी इंक्लूड होते हैं, ये सब तो खैर समझ लोगे आप, यहाँ तक भी ठीक है। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन, सर ये अमेंडमेंट का चक्कर क्या है? बहुत सारे जो न्यू कमर होते हैं उनको अमेंडमेंट का ही मतलब पता नहीं होता। अमेंडमेंट का मतलब वो सीधा समझते हैं संविधान का अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। नो, अमेंडमेंट एक जनरल टर्म है और ये हर जगह लगता है। तो इसको हम लोग, अब यहाँ अमेंडमेंट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। अमेंडमेंट मींस एन एडिशन और अल्टरेशन मेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमा, स्टैट्यूट और लेजिस्लेटिव बिल और रिजोल्यूशन। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन निकाल दे फिर से हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि भैया सीआरपीसी क्या है, व्हाट इज सीआरपीसी, इधर सीआरपीसी जो लेजिस्लेटिव बिल और रिजोल्यूशन और स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन, सो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा सीआरपीसी, सीआरपीसी जी स्टैट्यूट। तो हमारे सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया, 2009 वाला आया, और अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी तरह का एडिशन अल्टरेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, स्टैट्यूट के अंदर, लेजिस्लेटिव बिल या रिजोल्यूशन के अंदर। अब और इन्फॉर्मेशन सुनिए, सबसे पहला अमेंडमेंट सीआरपीसी में कब किया गया था? तो याद रखिएगा, जिस समय ये, जिस साल पैदा हुआ था उसी साल इसका ऑपरेशन कर दिया गया। मतलब जिस साल ये पैदा हुआ, जिस साल ये आपका इनेक्ट हुआ, जिस साल ये कानून लागू हुआ, उसी साल दिसंबर के महीने में इसको क्या कर दिया गया था? पहली बार इसको अमेंड कर दिया गया था, 1974, सब मेंशन है। जो रीसेंट और लास्ट अमेंडमेंट अभी तक का हुआ है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये कब से लागू हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 से। अब जो लोग जीके जीएस भी पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। चलिए, ये भी इंफॉर्मेशन एडिशनल हुआ। अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बड़े मेजर चेंजेज हुए थे 2009 के अमेंडमेंट में। जो आप सोच के ना, अभी जो बोलते हैं ना बहुत चौड़े होकर हम लोग बोलते हैं कि मेरा राइट है कि वकील को मैं बात करूंगा, थाने में बैठ के बोलते हैं ना वकील को फोन करना है मेरे को, वो कहाँ से आया? वो आया था 2009 से। अब सोच लीजिए 2009 में किसकी सरकार थी। अगेन पॉलिटिक्स पे नहीं जाना है, बट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए कौन कौन से सेक्शंस आए थे मेजर चेंजेस के तौर पर 2009 में। आप में से बहुत सारे सेक्शंस इसमें से जानते होंगे, हो सकते नहीं भी जानते होंगे। देखिए, सेक्शन 2WA जो कि विक्टिम का डेफिनेशन लेके आया, 24 जो कि आपका कहाँ आया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसी तरीके से 26, 41, 41A ये इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, यानी इंसर्ट हुआ था। 41B, C, D, 46, 54, 55A, 60A, उसके अलावा 157, 161, 164, ये सब तो मेजर सेक्शन है जो कि अक्सर दिखता है। 161, 164, 167 ये दिखता है। 172, 173, 172, 170 ये दिखता है। 195A भी दिखता है। अब थोड़ा इधर का सेक्शन कम दिखता है, लेकिन दिखता है। ये सबसे बड़ी चीज एक और मैं बताता हूँ, 437A, किसी ने अगर 50% यानी आधी अगर सजा काट ली है और उसका भी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है तो वैसे लोगों को बेल पर छोड़ देना है, 437A सिंपल भाषा में। उसके बाद फॉर्म नंबर 45 सेकंड शेड्यूल का, ये सब कहाँ अमेंड हुआ था? सब अमेंड हुआ था 2009 के अमेंडमेंट में। तो देखिए कितनी छोटी सी बात थी, बट सारी इंफॉर्मेशन मिलके एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। अब इसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा,
अब होता है ना कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये एक बार ध्यान में रख लेना है, कहीं चिपका देना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिंट आउट इसका निकाल लेना और उसको चिपका देना, या हाथ से लिख लेना जैसे आपको सुविधा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लेंट मीन्स, बहुत सिंपल, अभी जस्ट कुछ देर पहले भी आया। कंप्लेंट मीन्स, कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर ए, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए पुलिस ऑफिसर, वेरी गुड। दूसरा, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट अननोन और अननोन पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। So any allegation made orally or in writing to a police officer is a complaint? The answer is no. पुलिस ऑफिसर को तो कंप्लेंट हम करते ही नहीं। दूसरा, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट, यस यहां तक तो सही लग रहा है। टू टेक एक्शन अगेंस्ट नोन और अननोन पर्सन हु हैज कमिटेड, ये सही लग रहा है। नंबर 3 सी, उसमें क्या है? पुलिस रिपोर्ट। तो कंप्लेंट का मतलब पुलिस रिपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होता भाई, तो यहाँ पर चार्ज ये भी नहीं होता, तो क्या होगा मोटे तौर पे? बी। तो यहाँ पर इसका कनेक्टेड जो फैक्ट है वो आपके सामने यहाँ देखिए मिल रहा है। इसमें भी जस्ट कुछ देर पहले भी बताया कि कंप्लेंट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो पुलिस रिपोर्ट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत शानदार है, इससे क्वेश्चन आता है और इंटरव्यू में मतलब अगर मैं बोलूँ तो 100 में से 95 टाइम्स, यानी 100 में से आउट ऑफ 100% 95% चांस है कि पूछ लेते हैं। और खास करके सिविल जज और एपीओ इसमें पूछते हैं, एडीजी में नहीं पूछते हैं। अगर कहीं पूछते हो तो अलग चीज़ है, अलग बात है, लेकिन ये पूछते नहीं है नॉर्मली। तो यहाँ पर है, देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन में, पहले मैं ये बता देता हूँ। अक्सर हम लोग पढ़ते भी नहीं, बहुत लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पर है कि भाई पुलिस वाला है, पुलिस वाला को कोई केस मिला और उस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया? केस का तहकीकात किया, इन्वेस्टिगेशन किया, अनुसंधान किया, ये सब किया। और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उसने पाया कि जो केस उसको मिला था, कॉग्निजेबल बोल के दिया था, जो गाय बोल के उसको बैल पकड़ा दिया गया था। समझना, वैसे बहुत इजी मोड में बता रहा हूँ, हंसते खेलते। सो द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसको जो बताया गया कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो असल में उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या मिला? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अब क्या करेगा? एक पुलिस वाला रिपोर्ट बनाएगा और जाके मजिस्ट्रेट को देगा, मजिस्ट्रेट मेरे साथ, मजिस्ट्रेट साहब मेरे साथ तो मजाक हो गया, गाय बोल के बैल पकड़ा, गाय बोल के बैल पकड़ा दिया, मतलब कॉग्निजेबल बोल के नॉन कॉग्निजेबल पकड़ा दिया ऑफेंस, ये मेरे को इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। अब जो बंदा, जो पुलिस वाला मजिस्ट्रेट को जाके इस बात की सूचना दे रहा है कि जनाब मेरे को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मिला, ये मेरे को पता चला आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो ये जो सूचना पहुंचा रहा है ये बंदा क्या हो जाएगा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पहुंचाने वाला बंदा, सूचना देने वाला कंप्लेनियंट हो जाएगा। और जो ये रिपोर्ट बन के जा रही है क्या बन जाएगा? कंप्लेंट बन जाएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया ये डीम्ड कंप्लेनियंट क्या होता है? डीम्ड कंप्लेंट, डीम्ड कंप्लेंट, डीम्ड कंप्लेंट पूछ देगा। या कभी कभी कहते हैं कि डीम्ड कंप्लेनियंट भी क्या होता है, कहीं पूछ लेते हैं, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन होना चाहिए डीम्ड कंप्लेंट से ही होना चाहिए कि डीम्ड कंप्लेंट क्या होता है। तो डीम्ड कंप्लेंट अब ढूंढते रह जाओगे पूरे आप, सीआरपीसी में मिलने वाला नहीं, 2D में दिख रहा है, लेकिन 2D का एक्सप्लेनेशन जब देखोगे आप तो वहां पर मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये, यस। देखिए समन्स केस, समन्स केस का मतलब क्या होता है? अब बहुत सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। समन केस का मतलब अगर किसी को पूछो तो क्या बोल देंगे? सर समन केस वो केस होता है जिसमें अप टू 2 इयर्स तक की सजा होती है, बस वो समन केस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस, सिंपल आंसर है, कहाँ ज्यादा दिमाग लगाना है। सो रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, समन केस का मतलब क्या है? वो केस जिसमें ऐसे ऑफेंस की बात हो जो कि अपने आप में वारंट केस नहीं है। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है हमें? कनेक्टेड फैक्ट्स क्या मिल सकते हैं? बस ये इतना ही दिया है कि समन केस किसको बोलते हैं। आप इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भैया समन केस का डेफिनेशन दिया कहाँ गया है, तो देखिए 2W में दिया गया है। अब समन केस में यहाँ पर देखिए फिर से वही बात, अब इसमें भी मैं अगर छेड़ दूं, अगर इस बातों को अगर आप इंटरप्रिटेशन में लेंगे तो देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो आप। समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। फिर से आया ऑफेंस, तो फिर आप पकड़ लो ऑफेंस को, कुछ नहीं करना है सर, आपके नोटबुक में एक ही बार लिखना है, जिंदगी भर याद रहेगा, पलटते जाओगे याद हो जाएगा रिवीजन में। फिर आया ऑफेंस, फिर लिख दो ऑफेंस। ऑफेंस आईपीसी में कहाँ है? सेक्शन 40। ऑफेंस सीआरपीसी में कहाँ है सर? 29, सॉरी 29 बोल रहा हूँ, 2N।
और उसके आगे क्या लिखा है, नॉट बीइंग ए वारंट केस, तो वारंट केस फिर से आप लिख दो यहाँ पर, वारंट केस में क्या हो जाएगा, क्या लिख देना है, वारंट केस का जहां पर सेक्शन है तो वारंट केस के बारे में थोड़ा लिख देना, इन्फॉर्मेशन डाल देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है सर, इतना सिंपल सा मामला है। तो समन केस और वारंट केस, इतना सा मामला आपको करना है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सबको पता है कि कहाँ पर आता है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले क्या आता है, टू डब्ल्यू, टू डब्ल्यू में क्या मिलता है, टू डब्ल्यू में किस शब्द की परिभाषा मिलती है, कौन सा मिलता है टू डब्ल्यू में, टू डब्ल्यू में मिलता है हमारे को समन के सामने तो मिला हुआ है। अब उसके बाद क्या मिलेगा, वारंट केस ऑफ कोर्स कहाँ मिलेगा, टू डब्ल्यू के बाद एक्स, टू डब्ल्यू के बाद टू डब्ल्यू है, उसके बाद क्या आएगा, एक्स, याद रखने का ट्रिक है अपना अपना, ठीक है। सो ये 2x, तो 2x में वारंट केस। फिर आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा और इंटरप्रेट कर लोगे कि सर वारंट केस क्या होता है, तो वारंट केस का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ देखो कनेक्ट करते जाओ, कनेक्ट करते जाओ। सो वारंट केस का मतलब क्या होता है, तो वारंट केस का मतलब वो केस होता है जिसमें कोई अपराध अगर ऑफेंस है वो पनिशेबल होता है किससे, डेथ से, सीक्वेंस भी आ रहा है, डेथ से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, या इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, या जिसमें 2 साल से अधिक की सजा मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वारंट केस। अब इसमें और फिर अगर और निकालना है तो और भी निकाल सकते हैं। अब बोलता है कि सर डेथ की सजा मिलती है, क्या बोल रहा हूं मैं, डेथ की सजा मिलती है, पनिशेबल विथ डेथ, तो वो कौन से अपराध हैं जहां पर डेथ की पनिशमेंट मिलती है, लो आईपीसीसी से कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आप मोटे तौर पे याद रखते हो 302, खैर ये भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो ये 302 तक चला जाएगा। तो अब नहीं, इसमें क्या करना है अपने को, आईपीसी के अंदर वो उन सारे अपराधों का जिक्र करना है जिसके अंदर डेथ सेंटेंस की बात होगी, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, आईपीसी ही मिल गया, सीआरपीसी ही मिल गया, जितनी चीजें हैं वो सारे के सारे कनेक्ट हो गए। तो ये आपको ट्रिक है, यही इसका मैंने पहले बताया ना कि यहाँ मैं आपको थोड़ा कनेक्शन बता रहा हूँ, कनेक्ट करना शेयर कर रहा हूँ। आप इसको अगर डिटेल में पढ़ोगे तो फिर ऐप पर जाके पढ़ो, वहां पर डिटेल में एक एक चीज मिलेगी। मैंने बोला तो एक बार मैंने बोला, अभी तो अक्सर ही बोलता हूँ। एफिडेविट के ऊपर हम लोगों ने बहुत सर्च किया था थोड़ा उसके ऊपर कि एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट एविडेंस पर क्यों लगता है, नहीं लगता है, कहाँ लगता है, किस कंडीशन में लगता है, वो नहीं लगता है तो क्यों नहीं, वो सारी चीज़ें सर नहीं मिला सर, यूट्यूब पे सर्च किया नहीं मिला, आप जाके देखो। आई थिंक मोर मोर देन 30 मिनट्स का वीडियो बन के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।